अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम पढ़े थे आइसोटोप इफ़ेक्ट्स हम पढ़े थे। काफ़ी सारे रिएक्शन हमने पढ़ दिए थे जिन पे हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का इफ़ेक्ट देखा था। तो आज हम आखिर पे एक सिंपल सा रिएक्शन पढ़ेंगे। इससे हमारा कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हैवी आइसोटोप का क्या इफ़ेक्ट होता है डिसोसिएशन एनर्जीज़ पे या सब्स्टिट्यूशन पे या किसी भी चीज़ पे। तो उसके लिए हम 3-4 सिंपल रिएक्शंस देखेंगे जिनमें आते हैं एक D+H2 का रिएक्शन, इसमें बनेगा HD+H। फिर दूसरा रिएक्शन हम H+H2 का स्टडी करेंगे जिसमें H2+H बनेगा। तीसरा रिएक्शन हम स्टडी करेंगे D+D2 का जिसमें हमारे पास D2+D बनेगा। और चौथा रिएक्शन हम स्टडी करेंगे H+D2 का जिसमें HD+D बनेगा। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन सारे रिएक्शंस के रेट्स को स्टडी किया गया, इस रिएक्शन का रेट R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, तो जब हमने एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया तो इस रिएक्शन का रेट सबसे फास्टर था। मीन जो R1 था वो सबसे ग्रेटर था, उससे कम रेट इस सेकंड वाला रिएक्शन था। मीन R1 से थोड़ा सा कम रेट था R2, उससे थोड़ा सा कम था R3 और सबसे कम था R4 का रिएक्शन। और अब हम इसकी रीज़न पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम नॉर्मली कंपेयर करें, आपने पहले दो रिएक्शंस को कंपेयर करें तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। इन दोनों में अगर स्टडी करोगे तो डिफरेंस ये है कि एक दफ़ा यहाँ से H को रिमूव कर रहा है H और एक दफ़ा H को रिमूव कर रहा है D। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम डिटेल में चेक कर लेते हैं कि जो पहला रिएक्शन है इसमें एक D एटम आया और उसने H2 मॉलिक्यूल में से एक H को एब्स्ट्रैक्ट किया और नई चीज़ क्या बनाई HD प्लस एक H यहाँ से फ्री हो गया। जो दूसरे वाला रिएक्शन है इसमें भी सेम H2 का मॉलिक्यूल है, H और H है, लेकिन यहाँ पे D की बजाय एक H के एटम ने ले ली है। यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था D, अब यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एक H। इस H ने इस H को एक्सेप्ट किया और नई चीज़ बनाई H2 का मॉलिक्यूल और ये वाला H यहाँ से फ्री हो गया। तो कंपैरिजन करने वाली चीज़ ये है कि एक दफ़ा H को रिमूव किया D ने, एक दफ़ा H को रिमूव किया H ने, और जिस रिएक्शन में H को रिमूव कर रहा था D उसका रेट फास्टर था, जिसमें H को एक्सट्रैक्ट कर रहा था दूसरा H उसका रेट स्लोअर था। तो इस चीज़ से हमें ये बात पता चलती है कि जब D के लिए किसी दूसरे H को निकालना आसान काम है और H के लिए किसी दूसरे H को निकालना मुश्किल काम है, और इसीलिए आसान वाले काम का रेट ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम अपने तीसरे और चौथे रिएक्शन को स्टडी करें तो उसमें क्या था, तीसरे रिएक्शन में D2 का मॉलिक्यूल था और उसमें से एक दफ़ा D एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था दूसरे D को, D दूसरे D को एब्स्ट्रैक्ट करके D2 बना रहा था, प्लस ये एक D यहाँ से फ्री हो रहा था। और जो चौथा रिएक्शन था उसमें D2 का मॉलिक्यूल सेम था, लेकिन अब यहाँ पे D की बजाय एक H एटम आया और H ने आके इस D को एब्स्ट्रैक्ट किया और HD बनाया, प्लस एक ये वाला D यहाँ से फ्री हुआ। तो दोबारा वही कंपैरिजन है कि एक दफ़ा D निकाल रहा है, एक दफ़ा H निकाल रहा है, लेकिन किसे निकाल रहा, अब D को निकाल रहा। आगे H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे ड्यूटियम को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें भी सेम है, चूँकि R3 तीसरे रिएक्शन का रेट फास्टर है, चौथे का रेट स्लोअर है, तो इसका मतलब है कि D के लिए दूसरे D को निकालना आसान है जबकि एक H के लिए दूसरे D को निकालना मुश्किल है। अब इसे हम एनर्जी डायग्राम से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से डायरेक्ट रिमूव नहीं होगा बल्कि एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनेगा या एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। उस स्टेट की एनर्जी से हम ये चीज़ इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि D के लिए H को निकालना क्यों आसान है और H के लिए H को निकालना क्यों मुश्किल है। तो जो हमारे पास पहला रिएक्शन था
D प्लस H2 वाला, इसमें होता क्या है कि एक D जब H2 के मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होता है तो पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें D, H और H एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दूसरे रिएक्शन में जब एक H2 के मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करता है तो पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है H और H। तीसरे रिएक्शन में D का एटम एक D2 के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है D और D। और चौथे रिएक्शन में एक H का एटम D2 के मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्ट करता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है HD और D। अब आपको ये बात तो पता है कि जितना किसी स्पीशी का मास हायर हो उतनी इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, और जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोअर हो उतनी उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी भी लोअर होती है, क्योंकि जीरो पॉइंट एनर्जी का फार्मूला है E0 = 1/2h nu। तो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही जीरो पॉइंट एनर्जी भी कम होगी। तो इन चारों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा जीरो पॉइंट एनर्जी किसकी होगी? जिसका मैस सबसे कम है। तो मैस सबसे कम है H और H का। तो सपोज सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे H और H प्रेजेंट है, इससे लोएस्ट एनर्जी पे प्रेजेंट होगा H और D, क्योंकि इसका मैस है 2 + 1 + 1 4, इसका था 1 + 1 + 1, इसका 3 था, इसका 4 है, तो 4 वाले की एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो D, H और H की एनर्जी इससे थोड़ी सी कम होगी। उससे कम एनर्जी होगी इसका मैस 1 + 2 + 2 है 5 है, तो H, D और D की एनर्जी इससे भी कम होगी। और सबसे कम इसकी होगी क्योंकि इसका मैस 2 + 2 + 2 6 है, तो सबसे कम एनर्जी होगी D और D की। ये एक्टिवेटेड स्टेट्स की एनर्जीज हैं। अब अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जीज देखें तो रिएक्टेंट्स में एक रिएक्टेंट था हमारा D2 और दूसरा रिएक्टेंट था H2। तो इन दोनों में से लोअर एनर्जी किसकी होगी? D2 की। तो सबसे कम एनर्जी D2 की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी H2 की होगी। अब यहाँ से हम अगर इन लेवल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो हम बड़ा आसानी से समझ जाएंगे कि जो ऑर्डर हमने स्टडी किया कि D के लिए किसी दूसरे एटम को एब्स्ट्रैक्ट करना आसान है, H के लिए एब्स्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, तो ऐसा क्यों है? ये देखो कि जो D और H के दरमियान इन दोनों के जीरो पॉइंट एनर्जी लेवल्स के दरमियान डिफरेंस होता है, वो होता है 7.6 किलो जूल पर मोल के इक्वल। जो इन दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है, यह डिफरेंस इक्वल है 2.17 के इक्वल। जो इन दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है, ये हमारे पास इक्वल है 2.23 के इक्वल। और जो इन दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है वो है 2.56 किलो जूल पर मोल के इक्वल। ठीक है। सपोज ये वाला हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सपोज मैं इसे कह देता हूँ कि ये डिफरेंस हमारे पास है 10 किलो जूल पर मोल के इक्वल है। तो अब देखो कि जो हमारा पहला रिएक्शन था जिसमें D + H2 बना रहे थे D, H और H, तो H2 से मूव करके D, H और H में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? H2 में से मूव करके D, H और H में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? ये हमारे पास E1 के इक्वल है। तो ये कितना ही है? यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 2.56, ये होगी 12.56, और यहाँ तक 2.23, तो 12 + 2 14, 14.76 और 14.79। जो हमारा दूसरा रिएक्शन था जिसमें H + H और H बना रहे थे, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? H2 में से मूव करके H और H में जाना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए 10 + 2 + 2 + 2 16, और 16.56, 16.79
और 16.96। जो हमारी E2 है, E2 हमारे पास है 17.96, सॉरी 16.96 आती है। तो चूंकि हमारे पहले रिएक्शन के लिए कम एनर्जी चाहिए, दूसरे रिएक्शन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो जिस रिएक्शन के लिए कम एनर्जी चाहिए उसका रेट क्या होगा, फास्टर होगा। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि R1 का रेट क्यों ग्रेटर है सेकंड रिएक्शन से। अब थर्ड वाले रिएक्शन के साथ कंपेयर करो। थर्ड वाले के साथ क्या होता था कि एक D ने D2 में से बनाना था D और D। तो अब यहाँ से इस D2 में से हमने जाना कहाँ पे, D और D में। तो ये सपोज हमारे पास एनर्जी है E3, तो E3 किसकी इक्वल होगी, 7.6 एनर्जी ये वाली और 10 ये वाली। 10 और 7 17.6 और 2 ये वाली भी होगी, 17 और 2 19.6, 19.6 और 20.16 और 20.22। तो E3 हमें चाहिए 20.22 किलो जूल पर मोल। तो ये तो सेकंड रिएक्शन की एनर्जी से भी ज़्यादा है, 20.22 इस एनर्जी से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इसका रेट थोड़ा सा स्लोअर होगा, इस रिएक्शन का रेट ऑफ सेकंड से थोड़ा सा स्लो होगा। जो हमने आखिरी रिएक्शन लिखा था H+D2, उसमें HD और D की फॉर्मेशन होनी थी। तो अब हमने मूव करना है, इस D में से मूव करना है, D2 में से मूव करके जाना कहाँ पे है, HD और D में, मीन यहाँ पे जाना हमने। तो यहाँ से मूव करके अगर यहाँ तक जाएंगे तो टोटल एनर्जी चेंज कितनी होगी, 10 और 7 17, 17.6 और 2 19.6 और 20.22 और 22.22 22.45। तो जो E4 हमारी है, E4 हमें चाहिए 24.45। तो ये E3 से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए इस चौथे रिएक्शन के लिए। तो चौथे रिएक्शन का रेट फिर सबसे स्लो होगा। तो एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया कि D के लिए H2 को निकालना क्यों आसान है और H के लिए H के लिए दूसरे H को निकालना क्यों मुश्किल है। इसे हमने एक्सप्लेन किया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस की और रिएक्टेंट्स की 0 पॉइंट एनर्जीज की बेस पे, कि जिस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन फास्टर होगा, सॉरी जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन स्लोअर होगा, और जिसके लिए कम एनर्जी चाहिए वो रिएक्शन फास्टर होगा। अब हम एक और तरीके से कंपैरिजन करते हैं। जो हमारा पहला और तीसरा रिएक्शन था, एक में D रिएक्ट कर रहा था H2 के साथ और बना रहा था HD+D, और दूसरे में D रिएक्ट कर रहा था D2 के साथ और बना रहा था D2+D। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि D2 की 0 पॉइंट एनर्जी चूंकि लोअर होती है, H2 की 0 पॉइंट एनर्जी हाइयर होती है, तो D2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सपोज ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और ये 0 पॉइंट एनर्जी है D2 की और ये वाली 0 पॉइंट एनर्जी है H2 की। अब H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, D2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से H2 में से एक प्रोटॉन को निकालना आसान है, D2 में से एक D को निकालना मुश्किल है। अगर तीसरे और चौथे रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो उसमें भी यही है, सॉरी दूसरे और चौथे को। तो दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक H एक्सट्रैक्ट कर रहा था H2 को और एक दफ़ा D एक्सट्रैक्ट कर रहा था H2 में से, D एक्सट्रैक्ट कर रहा था D2 में से। तो अब देखो कि H2 का बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसके लिए कम एनर्जी चाहिए तो इसका रेट फास्टर होगा। D2 का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो इसका रेट स्लोअर होगा। ठीक है, तो मेन आखिर पे क्या हुआ कि जितना हैवियर एटम होगा वो दूसरे एटम को उतना इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में भी देख लो कि जब H को एब्स्ट्रैक्ट करने की बारी थी तो तब भी जो हैवियर एटम था उसने इजीली एब्स्ट्रैक्ट किया,
जब D2 में से D को एब्स्ट्रैक्ट करना था, जब D2 में से D को एब्स्ट्रैक्ट करना था, तो तब भी जो हैवियर एटम था उसने इजीली एब्स्ट्रैक्ट किया। तो एक रिजल्ट हमारा ये है कि जितना हैवियर एटम होगा वो किसी भी चीज़ को आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल में से निकाल लेगा। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जो लाइटर एटम को एब्स्ट्रैक्ट करना आसान है, हैवियर एटम को एब्स्ट्रैक्ट करना मुश्किल है। उसकी रीज़न हमने देख ली कि जो हैवियर है उसकी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कम होती है और उसे वहाँ से रिमूव करने के लिए या उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिस प्रोसेस के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसका रेट स्लोअर होगा। तो इस बेस के पे हम क्या कहते हैं कि जो D के लिए H2 को निकालना आसान है, तो जो रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन K1 है वो ग्रेटर होगा K2 की निस्बत। इसी तरह D के लिए D2 को निकालना आसान है, तो जो K3 है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू K4। और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जब स्पीशीज सेम होगी, D भी एक्सेप्ट करना है लेकिन एक दफ़ा H को एक्सेप्ट करना है, एक दफ़ा D को, तो H को एब्स्ट्रैक्ट करना आसान है क्योंकि इसकी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी हाइयर है और बांड तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो जो K1 है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू K3। इसी तरह जब H ने रिमूव करना है तो H के लिए H2 में से H को रिमूव करना आसान है क्योंकि H2 की ज़ीरो पॉइंट एनर्जी हाइयर है और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी लो होगी। तो इसी वजह से K2 ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू K4 क्योंकि K4 में D2 के मॉलिक्यूल को तोड़ना है और इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए।